कांग्रेस के सत्याग्रह पर सीएम धामी ने साधा निशाना। सीएम ने अग्निवीरों के लिए की घोषणा। राज्य में हर क्षेत्र में मिलेगी नौकरी में प्राथमिकता। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में सुनी लोगों की समस्याएं। सीएम धामी ने समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम को अपने कार्यकर्ताओं के साथ सुना। कैबिनेट मंत्री ने लोगों से मन की बात कार्यक्रम को सुनने की अपील भी की। मौसम विभाग ने जताया अनुमान, अगले 24 घंटे में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की जताई संभावना। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में पीएम मोदी के मन की बात के कार्यक्रम को सुना है। और आपको बता दें कि मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद सीएम धामी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी का मन की बात कार्यक्रम हम सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और आज के कार्यक्रम में पीएम ने आपातकाल का जिक्र कर बताया कि किस तरह से देश की महान जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से आपातकाल को हटाकर फिर से लोकतंत्र स्थापित किया। और लोकतंत्र इस देश की संस्कृति का मूल आधार है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने मन की बात में एथलीट नीरज चोपड़ा, क्रिकेटर मिताली राज के बारे में भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों ही खिलाड़ियों ने साधारण पृष्ठभूमि से होते हुए भी अपनी मेहनत, जुनून और योग्यता देश का मान सम्मान बढ़ाया। और देश के युवाओं को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अपने जीवन लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि निरंतर प्रयास करने वालों की निश्चित रूप से सफलता मिलती है। खबर उत्तराखंड से ही, जहां पर पूरे प्रदेश में केंद्र सरकार की तरफ से लागू किए गए अग्निपथ योजना को लेकर बवाल मचा हुआ है। और ऐसे में विपक्षी पार्टी बीजेपी पर लगातार निशाना साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के सीएम धामी ने अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस के सत्याग्रह पर निशाना साधा और कहा कि नौजवानों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचार की जननी कहा जा सकता है। इस दौरान सीएम ने अग्निवीरों को लेकर सभी क्षेत्रों में प्राथमिकता से नौकरी देने की घोषणा की। सीएम धामी ने कहा कि अग्निवीरों को हर क्षेत्र में नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। और सरकार की साथ ही निजी कंपनियों में, जी हाँ, जो सरकारी कंपनियां, सरकारी के साथ ही निजी कंपनियों में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता के साथ नौकरी पर लगाने का आश्वासन सीएम ने दिया। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना आने वाले समय में क्रांतिकारी परिवर्तन करेगी। सेना पहले की तरह ही कार्य करती रहेगी। शनिवार को आपातकाल की बरसी पर सीएम धामी रुद्रपुर भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों और उनके परिवार वालों से उनको सम्मानित किया। लोकतंत्र के सेनानी सम्मान के दौरान सीएम ने सभी को भगवा वस्त्र ओढ़ाकर और भारत माता का चित्र भेंट किया। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में नई कार्य संस्कृति आई है। तो आज वही लोग सत्याग्रह की बात कर रहे हैं और वो सत्याग्रह की बात तब कर रहे हैं जब कानून अपना काम कर रहा है। उत्तराखंड के सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश के कई क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं को सुना। और इस दौरान सीएम धामी ने जन समस्याओं के उचित समाधान के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी समस्याओं को संबंधित विभागों को भेजा जाए और उन पर हुई कार्रवाई से भी अवगत कराया जाए। और साथ ही सीएम धामी ने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित निराकरण अधिकारियों की जिम्मेदारी है। ये सुनिश्चित किया जाए कि जन समस्याओं का शीघ्रता से समाधान हो। आम जनता को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए बार बार मुख्यमंत्री तक न आना पड़े, यह सुनिश्चित करना अधिकारियों का दायित्व है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की भावना के साथ सभी की समस्याओं के समाधान के प्रति संकल्पबद्ध है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर अपने मन की बात की और जिसको देश भर के लोगों ने अपने घरों में बैठकर सुना है। और इसी कड़ी में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ अपने आवाज पर सीधा प्रसारण सुना। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लोगों से अपील भी की कि वो पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को समय निकालकर जरूर सुने और इससे उन्हें नई जानकारियों के साथ साथ नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए तरीके भी पता चल पाएंगे। हेडक्वार्टर के लोकार्पण के मोदी जी के मन की बात का एक का सूत्र आपने सुना। आपने देखा होगा कि मोदी जी जो मन की बात करते हैं तो कुछ ऐसे विषय आपके सामने आते हैं जिसकी आपको जानकारी नहीं है। जैसे स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप की बात बताई, जिसके माध्यम से हमारे कई लोग आगे बढ़ रहे हैं। वहीं एक धनी के बारे में आपको जानकारी भी होगी क्योंकि आपको जानकारी नहीं थी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप आधा घंटा शायद निकालना पड़ता है, महीने में एक बार आधा घंटा जरूर निकालें और मोदी जी के मन की बात का इस प्रोग्राम जिसको जरूर सुने। इसको सुनने के बाद निश्चय ही कोई ना कोई नई जानकारी आपको जरूर मिलेगी और जिसको हम अपने दैनिक जीवन में उतार सकते हैं। और आज भारत अगर विश्व का शक्तिशाली देश बनने जा रहा है, उसके पीछे मोदी जी जैसे व्यक्ति की सोच है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि यूक्रेन युद्ध के अंदर जब 20,000 भारतीय मेडिकल के छात्र वहां फंसे हुए थे। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां पर 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर देहरादून में उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान आंदोलनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। वहीं उत्तराखंड आंदोलनकारियों का कहना है कि वो लंबे समय से 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन कई बार बातचीत के बावजूद भी अब तक उनकी मांगें नहीं मानी गई। इस दौरान आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि अभी तो ये क्रमिक अनशन है, अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो वो आमरण अनशन भी करेंगे। अभी क्रमिक अनशन शुरू हुआ है, आगे आमरण अनशन भी करना पड़े वो भी करेंगे, जगह जगह पूरे प्रदेश भर में करना पड़ेगा वो भी करेंगे। लेकिन हम जो हैं इस मामले को निपटा करके ही यहाँ से जाएंगे, बिना निपटाए। मॉनसून के दस्तक देने से पहले राज्य में मौसम का मिजाज बदलने लगा है और मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 24 घंटे में बागेश्वर और साथ ही पिथौरागढ़ में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ साथ भारी बारिश की संभावना व्यक्त की। और साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक और साथ ही वरिष्ठ मौसम विज्ञानी विक्रम सिंह के मुताबिक अगले 24 घंटे में बागेश्वर पिथौरागढ़ में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है। राजधानी दून में वैसे तो आसमान साफ रहने के साथ ही आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन कुछ इलाकों में गर्जना के साथ बारिश की संभावना है। उन्होंने कहा कि जहां तक मानसून पूरी तरह सक्रिय होने के सवाल हैं, तो मानसून के 28 जून के बाद ही सक्रिय होने की बात भी सामने आ रही है और साथ ही मानसून काफी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। और उधर राजधानी दून और आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 23.1 डिग्री रहा, जो सामान्य तापमान है। और पिछले दिनों राजधानी दून में अधिकतम तापमान 41 डिग्री का आंकड़ा पार कर गया था, जिससे लोगों को जबरदस्त गर्मी का सामना करना पड़ा था। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 26 जून हो गई है और पिछले 24 आवर्स में जो एक्टिविटी मिली है वो सामान्य रही है अगर अमाउंट की दृष्टि से देखें। और साथ ही जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें ही मेनली जो एक्टिविटी है वो रही है, या फिर थोड़े कुमाऊं रीजन के जो हमारे हिल्स वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें रही है। तो आगे अगर बात करें तो आज जो एक्टिविटी है वो बढ़ने वाली है। तो आज आप ये देखेंगे जो हल्की से मध्यम बारिश है वो अनेक जगहों में जो हिल्स वाले एरियाज हमारे उत्तराखंड के उसमें वो मिलेगी, और जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर कुछ जगहों तक में हल्की मध्यम बारिश वो देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जो हैवी रेन है वो भी इक्का दुक्का जो अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट है
उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर या रुद्रप्रयाग है, तो उनमें एका दुक्का जगहों में हैवी रेन की भी संभावना है। कल आप जाएंगे तो कल भी इसी तरह की एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ जो है इक्का दुक्का जो है जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें भारी बारिश की संभावना है, या नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में भी थोड़ा दिख रहा है कि वहाँ पर भी हैवी रेन मिलनी चाहिए। जब आप 28 तारीख में जाएंगे तो 28 से 29 में अगर बात करें तो उसमें एक्टिविटी और भी बढ़ेगी। अधिकांश जगहों में आप ये कह सकते हैं हल्की से मध्यम जो है बारिश है वो मिलेगी, और साथ ही में जो भारी या बहुत भारी बारिश है वो भी एका दुक्का जगहों में अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स और इसके साथ ही जो है नैनीताल और देहरादून की भी अगर बात करें तो 28-29 में इनमें भी भारी या बहुत भारी बारिश तक जो है एका दुक्का। हल्द्वानी के गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में स्विमिंग पूल शुरू हो गया है और जिसमें खेल विभाग तैराकी सिखा रहा है। आबूदाबी के स्विमिंग पूल में जो लोग हैं वो जाने वाले खिलाड़ी और साथ ही नए बच्चे अगर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार में तैराकी सीखना चाहते हैं तो वो जिला खेल कार्यालय से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर तैराकी सीखने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सहायक खेल निदेशक सुरेश पांडे के मुताबिक स्विमिंग पूल में तैराकी के ट्रायल के बाद ही यहाँ पर लोगों को एंट्री मिल पाएगी। वहीं आबूदाबी के स्विमिंग पूल खुलने से हल्द्वानी के तैराक भी यहाँ पर खुश हैं और खेल विभाग के मुताबिक मिनी स्टेडियम में स्विमिंग पूल के लिए फॉर्म मिल रहे हैं और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जो स्टेडियम है स्विमिंग की प्रैक्टिस भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अब तक 100 से ज़्यादा जो खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और प्रशिक्षण शुरू भी कर दिया। अब तक खिलाड़ी मजबूरन प्राइवेट स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस करने को मजबूर थे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए महज 20 रुपये सालाना फीस खेल विभाग द्वारा रखी गई है, जबकि नए खिलाड़ी और छात्रों के लिए एक सीजन के लिए 3500 रुपये की एंट्री रखी गई है। जिला खेल कार्यालय हल्द्वानी द्वारा जो स्विमिंग पूल का संचालन किया जा रहा है और इसको हमने 24 तारीख से हमने जनता के लिए जो है इसको ओपन किया है खिलाड़ियों के लिए। जो भी खिलाड़ी इसमें आना चाहते हैं वो अपना एक रजिस्ट्रेशन करा के जिला खेल कार्यालय हल्द्वानी में उनको और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो जिनको स्विमिंग आती है उन्हीं लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि ये स्विमिंग पूल जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बना हुआ है। इसमें ओलंपिक साइज स्विमिंग जो 50 बाई 25 मीटर लंबा और चौड़ा है और इसमें सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे पास यहाँ पर कोचेज़ हैं और साथ में लाइफ सीवर और स्विमिंग के जो भी जितने भी उपकरण हैं हमारे पास उपलब्ध हैं। और जैसे कि आपने स्वयं यहाँ पर देखा हुआ है कि बहुत ही आधुनिक स्विमिंग पूल यहाँ पर बना हुआ है और हमने ये ध्यान रखा है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध कराई जाएँ। इसमें जो राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर्स हैं उनका मात्र हम लोग 20 रुपये लेकर उनका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और जो अन्य लोग हैं उनका हमने सीजनल में 3500 रुपये जिला खेल कार्यालय ने रखा हुआ है। और यहाँ पर जैसे कि मैं सहायक निदेशक खेल के रूप में यहाँ पर कार्यरत हूँ और मैं चाहता हूँ कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हों और जैसा कि निर्देशक महोदय और सचिव महोदय का भी आदेश है कि खिलाड़ियों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान की जाएं। अभी कितने बच्चे वहाँ पे रजिस्ट्रेशन? लगभग 100 से ऊपर बच्चों ने वहाँ रजिस्ट्रेशन करा दिया है, लेकिन हम उन्हीं बच्चों को वहाँ पर प्रवेश दे रहे हैं जिनको स्विमिंग करना आता हो और जो सही तरीके से स्विमिंग करते हो ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। पौड़ी जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने पर्यटन कार्यालय स्थित परिवहन विभाग कार्यालय के प्रस्तावित पार्किंग का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण दायी संस्था को निर्देशित किया कि पार्किंग को बेहतर स्वरूप देना सुनिश्चित करें, जिससे वाहनों को आने जाने में परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि प्रस्तावित पार्किंग के भूमि का एनओसी लेना सुनिश्चित करें और जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी से संपूर्ण जानकारी ली। उन्होंने निर्देशित किया कि पार्किंग में इंटरलॉकिंग टाइल्स भी लगाना सुनिश्चित करें और साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि पार्किंग में प्रवेश करने के लिए बेहतर गेट बनाएं, जिससे बिना इजाजत लिए कोई भी व्यक्ति वाहन पार्क न कर पाए। इसके अलावा उन्होंने संभागीय परिवहन कार्यालय स्थित प्रस्तावित 2 मंजिला पार्किंग का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली और निर्देशित किया कि पार्किंग के पिलर को मजबूती से बनाया जाए। अधिशासी अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग संजय शर्मा का कहना है कि पर्यटन कार्यालय स्थित वाहनों की पार्किंग के लिए 2 मंजिला पार्किंग बनाई जाएगी और इस मौके पर अपर सहायक अभियंता जितेंद्र कुमार, अतुल नोटियाल, जेई जिला प्राधिकरण संदीप रावत, पर्यटन अधिकारी प्रकाश खत्री सहित तमाम यहाँ पर लोग मौजूद रहे। आज 2 स्थानों पर हम लोग जो पार्किंग का निर्माण कर रहे हैं उसका निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पर्यटन विभाग का जो कार्यालय है उसके सामने हम लोग जो है 60 गाड़ियों की पार्किंग का निर्माण कर रहे हैं। उसके लिए स्थान चयन किया गया है और
संबंधित विभाग द्वारा DPR तैयार किया गया है। शासन स्तर पर इस संबंध में अभी प्रक्रिया विचाराधीन है और जैसी धनराशि स्वीकृत हो जाएगी उस पर निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा RTO कार्यालय के पास में भी हम लोगों ने एक पार्किंग का प्रपोजल तैयार करने के लिए अधिशासी अभियंता RW से प्रस्ताव तैयार करवाया है और यहाँ पर हमारी जो भूमि है ये वन पंचायत की भूमि है, उनसे NOC प्राप्त कर लिया है और अभी विधिवत रूप से स्वीकृति मिलने के उपरांत उसका एक वन भूमि प्रस्ताव भी हम तैयार करवाएंगे और अभी 444 लाख का प्रस्ताव और लगभग 80 से 90 गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क हो जाएंगी और बहुमंजिला पार्किंग के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। उसके लिए मैंने आज निरीक्षण किया है और हम शीघ्रता से कार्रवाई कर रहे हैं। TAC का कार्रवाई हमने पूर्ण कर ली। खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है, जहां पर रिवर्स पलायन कर 4 साल पहले पौड़ी जनपद के कोट ब्लॉक के चमियाला गांव में कृषि और गौपालन कर रहे व्यक्ति ने अपने ही गांव की एक महिला द्वारा उनके कार्यों में बाधा डालने समेत उनके साथ गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर उन्होंने जिलाधिकारी से मुलाकात की और ज्ञापन देते हुए इस समस्या का हल निकालने की मांग की। आबूदादी की त्रिभुलोचन नौचाल का कहना है कि महिला को फॉर्म पर दिहाड़ी मजदूर के रूप में रखा गया था और महिला को गौशाला का कार्य भी उसकी ही मर्जी से सौंपा गया था और जिसके लिए उसे 8,000 रुपए प्रति महीने वेतन दिया जाता था। और साथ ही उन्होंने कहा कि महिला द्वारा नौकरी छोड़ दी गई, लेकिन पिछले कई दिन से महिला उन्हें परेशान करते हुए फॉर्म में किए जा रहे कार्यों में बाधा डालने के साथ ही धमकाने और उनके साथ गुंडागर्दी कर रही है। उन्होंने जिलाधिकारी से मुलाकात की मामले को संज्ञान में लेते हुए संबंधित महिला पर उचित कार्रवाई की मांग की है। वाली गकवाड़ सूद से एक परिवार अभी मेरे सामने आए। उन्होंने शिकायत किया है कि उनकी ग्राम पंचायत में कोई मकानी देवी है, उनके द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है और उनके खेत में जो सामग्री है या कृषि कार्य जो करते हैं उसमें जो उनका उत्पादन है उसको लेने से भी वो रोक रही है और अन्य ग्रामवासियों को भी वो परेशान कर रहे हैं। इस संबंध में अभी तहसीलदार को मौके पर भेज के उनका क्या समस्या है समाधान किया जाएगा और अगर समाधान करने की स्थिति में अगर दोनों व्यक्ति नहीं है, पक्ष नहीं है, संबंधित शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर उस पर वाद दाखिल करते हुए कार्रवाई की। तुरंत मैंने बता दिया है कि संबंधित पटवारी वहाँ मौके पर जाके उनका मदद का कार्य करें। 4 साल पहले हमने यहाँ पलायन रोकने के लिए यहाँ पर अपनी खेती शुरू की, पूरा ये इलेक्ट्रिक फेंसिंग करके पूरा एक 50 नाली का खेत तैयार किया है और उसी में गौशाला भी है हमारी। पर 2 साल थोड़ा ठीक ठाक चला। कई लोग दिहाड़ी पे यहाँ पर काम करते हैं हमारे यहाँ और 2 साल से बहुत परेशानी चल रही है। पहले हमारी खेत की पाइपलाइन सड़क निर्माण में टूट गई तो उससे हमारी फसल पूरी खराब हो गई। अब एक महिला वहाँ पर लोकल जो है, जो पहले हमारे साथ दिहाड़ी पे काम करती थी, वो बहुत परेशानी कर रही है। उसने पहले हमें धमकी देना शुरू किया जब वो हमारे साथ हमारी गौशाला संभाली और वो सैलरी पे थी और उसको सैलरी का सारा हमारे पास प्रूफ है उसके अकाउंट में और उसने उसी दौरान हमें धमकी देना शुरू किया। उसको लगा कि वो किसी और को काम नहीं करने देती थी अपने रहते और धीरे धीरे उसने धमकी देना शुरू किया कि मैं छोड़ना चाहती हूँ और मैं छोड़ दूँगी तो तुम्हारा काम कैसे चलेगा, इस तरह से। तो फिर हमने बाहर के कुछ लोगों को, यहाँ के लोग कोई भी तैयार नहीं थे उसके रहते हमारे खेत में काम करने। वो बहुत धमकी देती थी और वो लोगों को बददुआ देती है। यहाँ बहुत मान्यता है उस चीज़ की, तो लोकल लोग बहुत मानते हैं, तो वो उससे पूरे गांव के लोग उससे डरते हैं। तो उस कारण कोई भी हमारे खेत में आके काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। और फिर हमने बाहर का भी कोई एक बिहार से कोई एक लड़का मंगवाया था खेत में काम करने, गौशाला संभालने। उसको भी उसने भगा दिया धमकी देके, वो भी डर के चला गया। फरवरी में वो आया था और फरवरी एंड में वो चला गया। हम दोनों हस्बैंड वाइफ फैशन डिज़ाइनर हैं। मैं बॉम्बे का हूँ, वहीं पे बॉर्न ब्रॉट अप हुआ हूँ, लेकिन मैं हूँ उत्तराखंड का। मेरी वाइफ दिल्ली की है, बॉर्न ब्रॉट अप है, वहीं पे पढ़ाई लिखाई की है। हम दोनों फैशन डिज़ाइनर हैं और लाखों की सर्विस हम दोनों ने छोड़ी है। हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है? हम तो अपने आज की डेट में इतना उसने हैरास कर दिया, हमें अपनी बेसिक नीड के लिए लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है कि हम क्या करें। हम तो इस सोच में आ गए, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और फिर भी इन लोगों को बिल्कुल तमीज़ नहीं है कि कैसा रहना चाहिए, किसके साथ। उनके लिए हमने इतना कुछ किया, लेकिन आज। खबर उत्तराखंड के रामनगर से है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 25 जून को आपातकाल विरोध दिवस के रूप में मनाया और साथ ही इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 25 जून को आपातकाल विरोधी दिवस मनाते हुए कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए।
कार्यक्रम के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में काली पट्टी बांधी, लखनपुर चुंगी पर विरोध प्रदर्शन किया और अपना आक्रोश व्यक्त किया। इससे पहले लोक निर्माण विश्राम गृह में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 25 जून 1975 को देश की तत्कालीन पीएम स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने अपने सरकार को बचाने के लिए सरकार को बचाने के लिए देश में आपातकाल लगाया था और जिसको लेकर देश में अराजकता का माहौल उत्पन्न हो गया था। तो वहीं कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या करने का भी काम किया था। उन्होंने कहा कि 25 जून को भाजपा काली दिवस के रूप में मना रही है। उन्होंने कहा कि आज देश के पीएम मोदी के कार्यों को लेकर भी देश की जनता पूरी तरह बीजेपी के साथ एकजुट होकर खड़ी है और साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ भी जनता पूरी तरह से ले रही है। नियंत्रित करने के उन्होंने कहा कि और कम से कम 52 से लेकर 10 में जबरन पकड़ के नसबंदी कर दी गई। एक बहुत चर्चित नारा उस समय ऑपरेशन के कारण मृत्यु हो गई इस दौर में। उत्तर के चुनाव में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। आज से ठीक 47 साल पहले 25 जून आज ही के दिन 1975 को तत्कालिक कांग्रेस सरकार ने, आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस देश में आपातकाल थोपा था। संविधान की अवमानना करते हुए, प्रजातंत्र की अवमानना करते हुए, केवल अपनी सत्ता के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए जिस प्रकार से देश का उन्होंने अपमान किया, आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश आपात विरोध के रूप में और विशेषकर आज काला दिवस रूप में हम सब लोग मना रहे हैं, जिससे जो लोग उस समय उस आपातकाल से प्रभावित हुए थे और जो आज नई पीढ़ी है उसको भी इस कांग्रेस की जिस प्रकार की कार्य पद्धति है उस कार्य पद्धति को सोचने और समझने का मौका मिले। आज हम इसीलिए इस आपातकाल का विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का फैसला लिया है और इसी कड़ी में नगर निगम ऋषिकेश की मेयर के मुताबिक सरकार ने इस बार नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिस पर तीर्थ क्षेत्र ऋषिकेश में निगम प्रशासन ने अमल भी करना शुरू कर दिया। और वहीं नगर निगम की मेयर ने पत्रकार वार्ता कर लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंधित को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फिलहाल 30 जून तक निगम के कर्मचारियों की ओर से विभिन्न सामाजिक और साथ ही अन्य संस्थाओं के सहयोग से शहर के लोगों और व्यापारियों को जागरूक किया जाएगा। 1 जुलाई से नोटिफिकेशन के तहत छापेमारी अभियान शुरू कर पकड़ में आने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। पर्यावरण को बचाने के लिए लगातार आग्रह कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति को समझ आ गया है, हर व्यापारी को समझ आ गया है कि अब हमको पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, अपने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखना है। तो उसके लिए सभी ने अपना मन बना। पॉलीथीन बैन पे पहले भी व्यापार मंडल ने पूरा सहयोग किया है। व्यापार मंडल हमेशा ये कहता है कि आप समय दीजिए हमारे को। आप अचानक से आगे कि 30 तारीख को नगर निगम चाहते हैं और आगे बताए कि कल से बैन है, वो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो इस बार नगर निगम ने भी इस चीज़ को समझा और हमारी 1 महीने पहले लगभग मीटिंग हुई थी नगर निगम के साथ, जिसमें UNDP के जो लोग काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में वो लोग भी मौजूद थे। लगभग 2 घंटे लंबी मीटिंग चली। उसमें हम लोगों ने समझा उनसे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स फर्स्ट फेज़ में बैन है, उनका ऑल्टरनेट क्या है, उनको बैन करने का कारण क्या है। जो कुछ चीज़ हम सेटिस्फाई हो गए, उसके बाद हमने हमारे साथ जो हमारे छोटे छोटे जितने भी संगठन जुड़े हुए हैं, जिसमें चाहे छोटी सब्जी मंडी के व्यापारी हों, चाहे हमारे प्लास्टिक के थोक विक्रेता हों, उन सबको हमारे द्वारा बताया गया कि 30 तारीख तक का समय है। अगर आपके पास 75 माइक्रोन से नीचे का कोई स्टॉक पड़ा है तो आप उसको क्लियर कर दीजिए। आपको कंपनी को वापस करना है तो आप कंपनी को वापस कर दीजिए। वो वापस करने के बाद 30 तारीख के बाद यदि आपके पास किसी प्रकार की छापेमारी होती है 1 तारीख को या आपके पास स्टॉक पाया जाता है, उसे व्यापार मंडल आपका सहयोग नहीं करता है। लगातार सुर्खियों में रहने वाला ऋषिकेश एम्स, जिसे आखिरकार स्थायी डायरेक्टर मिल ही गया और जिसकी आधिकारिक घोषणा भी हो चुकी है। और आबूधाबी की प्रोफेसर मीनू सिंह ऋषिकेश एम्स के निदेशक पद की कमान संभालेंगी और लोगों को भी अब उम्मीद है कि पिछले दिनों निदेशक की कमी से जूझ रहा ऋषिकेश एम्स की चरमराई व्यवस्था भी पटरी पर वापस लौटेगी। दरअसल जिस पद पर प्रोफेसर मीनू सिंह कमान संभालने जा रही हैं, बाल रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर मीनू सिंह के ऋषिकेश एम्स में ज्वाइन करने को लेकर लोगों में एक उम्मीद जागी है। और आबूधाबी के पिछले दिनों बिना डायरेक्टर के ऋषिकेश में एम्स में चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को अब बेहतर दिशा मिलने की उम्मीद है।
खबर उत्तराखंड के श्रीनगर से, जहां पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 25 वर्षीय युवती नैथाना पुल से कूदकर अपनी जान दे दी उसने। और आपको बता दें कि युवती ने छलांग लगाने से पहले सुसाइड नोट पुल पर छोड़ दिया था, और जिसमें युवती ने खुद की जिंदगी से परेशान होकर दुखी होने की बात उसमें लिखी थी, और साथ ही अपने माता पिता से खुद के द्वारा उठाए गए कदम के लिए माफी मांगी। बताया जा रहा है कि मृतक युवती खिरसू ब्लॉक की रहने वाली थी, जो शनिवार को दांत के डॉक्टर के पास जाने की बात कहकर श्रीनगर पहुंची थी, और यहां पहुंचकर युवती ने नैथाना पुल से नदी में छलांग लगा दी और अपनी जान दे दी। मौके पर मौजूद लोगों ने मामले की सूचना पुलिस और साथ ही एसडीआरएफ को दी, और जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ ने मामले को दर्ज किया, युवती की तलाश शुरू की, लेकिन युवती का कहीं कुछ पता नहीं चल पाया। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम की तरफ से अलकनंदा नदी में लगातार सर्च अभियान चल रहा है। उत्तराखंड सरकार शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए नई शिक्षा नीति के तहत बाल वाटिका शुरू करने वाला है, और आपको बता दें कि प्रदेश में 5000 आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिका नाम से प्री स्कूल शुरू होंगे। और शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी का कहना है कि नई शिक्षा नीति के तहत बाल वाटिका शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा। प्रदेश में 6 जुलाई से सरकारी प्राथमिक स्कूलों में संचालित 5000 आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिका नाम से प्री स्कूल शुरू होंगे। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और साथ ही प्रशिक्षण परिषद के पाठ्यक्रम विभाग की ओर से वर्चुअल माध्यम से आयोजित कार्यशाला में शिक्षा महानिदेशक ने कहा कि शिक्षा विभाग की ओर से इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इन प्री स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को किताबें शिक्षा विभाग की तरफ से उपलब्ध कराई जाएंगी, और शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी के मुताबिक नई शिक्षा नीति के तहत बाल वाटिका शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा। आबू दादी के निदेशक अकादमिक शोध और साथ ही प्रशिक्षण सीमा जॉन सारी, जो कि उन्होंने कहा है कि बाल वाटिका प्री स्कूल को जुलाई से शुरू किया जा रहा है, इसके लिए सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी निभानी होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।